दिसंबर में है, सही कह रहा हूँ? तो ये है जी, तरह का एग्जाम है, फाइनल अकाउंट उसमें आ रहा था आपके। ठीक है था, तो मैंने डेट शीट वगैरह देख ली आपकी, तो कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं हम लोग, कि आपका हो जाए। आपका एग्जाम है ये 14 दिसंबर को, और आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट है एग्जाम। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा फिनिश, ठीक है। और उसके अलावा अगर टाइम मुझे चाहिए होगा तो संडे वगैरह में मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। चलिए जी, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, एक क्लास हम लोगों ने लिया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख रखा है। तो एक मिनट, यस जी, तो इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है। और ये ध्यान रखेंगे, जो स्टेटमेंट है बेटा, ये कब बनाया जाता है? प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि एंड में ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और उसके बाद अगर हम लोग आ जाए क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेटा इसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और जो परफॉर्मेंस हम लोग डिटरमाइन कर रहे होते हैं वो कौन कौन से परफॉर्मेंस होती है, प्रॉफिट कितना अर्न किया गया और कितने लॉस हुए हैं, ये चीजें हम लोग इसमें चेक करते हैं। अच्छा, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो उस प्रोसेस में हम लोगों ने जिस चीज को देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आ रही है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और इन तीनों को अगर हम बोले तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं बेटा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप का नहीं पढ़ रहे, और न ही किसी कंपनी का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पढ़ रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस होता है। तो हमारे पास जो है, ये हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का जो पार्टनर, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें ये तीन चीजें आती हैं। कंपनी में थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, वहां पे इनकम स्टेटमेंट वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में आप देखेंगे कि हम लोगों ने लिखा था कि भाई पहले हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मनी में मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसी वजह से हम, क्योंकि आप देखो ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे एंड में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन रहा है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस भी इसे कह रहे होते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा जी, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट के एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट है क्या भाई? फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेज है, और इसमें क्या चीज दिखाया जाता है? सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई लोग मान लेते हैं कि सेल, गुड्स सेल नहीं करते तो सर्विसेज देते हैं, तो वो लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट और क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए थे, सही है। ये इसमें कोई चेंजेस है तो मुझे बताइएगा जरा। यस सर। क्लियर है? ऐसे ही हम लोगों ने बनाया था, यस सर। ठीक। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और इधर का अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाए तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो कम वाली वैल्यू होगी, विच एवर इज लोअर, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसमें।
उसके बाद बेटा हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करी थी, तो देखिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वैसे लिखवा चुका हूँ मैं आपको सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है ना, तो वो सारे आइडियाज बैठ के कहाँ पे डिसाइड हो रहे होते हैं, सारी चीजें कैसे बिजनेस को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बिजनेस में क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ से खरीद के लाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं ऑफिस में। और ऑफिस के बाद वो सारी चीजें जो हमने कोशिश करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, वो सारी चीजें हम लोग तैयार कहाँ कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं हम लोग फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्ट कई जगह से आता है हमारे पास, अलग अलग शहरों से हो सकता है, अलग अलग कंट्री से हो सकता है, उसको फैक्ट्री में आके हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद उसे शोरूम में भेजते हैं। तो बेटा इधर वाला जो पार्ट था ना हमारा, इस साइड वाले पार्ट को हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर के जो खर्चे जितने भी थे उसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले थे। और इस साइड के चाहे ऑफिस के खर्च हो या शोरूम के एक्सपेंसेस हो, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोसेस वाइज देखेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस होता है ऑफिस में हर एक चीज का, एंड प्रोसेस होता है शोरूम में जाके। लेकिन फैक्ट्री तक के जो खर्चे हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं। तो ये टोटल 15 है। क्या आपने ये सारे लिख रखे हैं, इसमें से कोई चीज मिसिंग है तो वो आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में इसको बढ़ा दीजिए बेटा। क्लियर है ये? सर फैक्ट्री के साथ पावर यूज होता है और ऑफिस के साथ लाइटिंग, लेकिन ऑफिस के साथ ऑफिस लाइटिंग हो सकता है? नहीं, अगर वर्ड ऑफिस के साथ कुछ भी बोल दिया उन्होंने आपको ना, यस सर। तो वो तो ऑफिस का ही खर्च है। उन्होंने शोरूम के साथ कुछ ऐड करके बोला तो शोरूम का ही खर्च है। वैसे ऑफिस के साथ जो वर्ड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। पावर यहाँ पे इस वजह से ये यूज किया जाता है कि जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती है, तो वहाँ पे लाइट ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या कह दिया, इसे हमने पावर कह दिया। ओके सर। समझ में आई बात? यस सर। बाकी सारे पॉइंट्स हमने इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स तो लिख ही दिए थे, शायद कुछ रह रहा हो तो आप बताइए मुझे, सर लिख दिए थे। है ना? तो फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है बेटा वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फैक्ट्री से पहले के, फैक्ट्री में गुड्स लाने के खर्चे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड मैंने लिखा है इंश्योरेंस, ये कंफ्यूज थोड़ा करता है। इंश्योरेंस इधर भी होता है, ठीक है, ऑफिस में भी शोरूम में भी इंश्योरेंस इधर होता है। ये जो इंश्योरेंस है ये प्रोडक्ट का है बेटा। जब सामान हम लाते हैं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए मैं ना बताया था आपको कि लुधियाना से सामान खरीद के ला रहा हूँ या गुजरात से ला रहा हूँ, सामान खरीद के ला रहा हूँ, तो हमने क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में ना इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि सामान अगर टूट फूट जाएगा तो इंश्योरेंस मिल जाएगा मुझे। तो वो ये इंश्योरेंस है। क्लियर है? तो वहां बोला जाएगा गुड्स का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस का जिक्र होता है तो हम मान के चलेंगे कि ऑफिस के जो एसेट्स है उसका इंश्योरेंस होगा, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया गया होगा, गाड़ियों का इंश्योरेंस होगा, तो वो सारी चीजें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। तो जब भी कंफ्यूजन होगा ना कि सर रेंट तो यहाँ पे भी आता है, फैक्ट्री में भी होता है, और रेंट तो ऑफिस में भी है, रेंट शोरूम में भी है, हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? तो बेटा अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो सारा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो वहां पे बता देगा आपको, उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जैसे मैंने बोला सिर्फ रेंट, तो आप क्या मानेंगे उसको? ऑफिस का रेंट। अगर मैंने आपको बोला कि सैलरी, तो कहाँ का मानेंगे आप? ऑफिस या शोरूम की सैलरी। लेकिन मैंने जोड़ दिया ऑफिस रेंट, ठीक है, और मैंने जोड़ दिया फैक्ट्री रेंट, तो आप समझ गए कि भाई डायरेक्ट है। फैक्ट्री के लिए आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए ना, फ्रेट लिख दिया है, भाड़ा होता है, सामान लाने का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सामान लाने की बात हो रही है, अगर फैक्ट्री है तो वहीं की बात हो रही होगी। समझ में आई बात आपको ये? यस सर। ठीक, चलिए, तो ये आपने नोट भी कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कुछ है प्रॉब्लम तो बताइए बेटा। सर एक बार बस रेंट का दोबारा बता दो कि अगर सिर्फ रेंट लिखा हो तो ऑफिस का लेना है फिर फैक्ट्री ऑफिस का रेंट लेना है बेटा आपको, का? बाकी क्लियर है। ठीक है। अगर रेंट है, देखिए फैक्ट्री का होगा तो बताएगा वो कि मैं फैक्ट्री का रेंट हूँ, क्वेश्चन में चीख चीख के लिखा रहेगा। आप कैसे समझोगे यार, वो तो कोई बोलेगा तभी ना समझेंगे हम। यस सर। चल आगे बढ़ते हैं जरा। ये एक क्वेश्चन है,
ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मैंने आपको कल सिखाया था कि कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं। तो क्या आप मुझे इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता सकते हैं? बोलिए। यस सर। बनाइए बेटा फटाफट। जी जी, इतना बना रही हैं बेटा? यस सर। जी। तो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाता है? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड, वेरी गुड। फ्रेट एंड पैकिंग है, देखिए यहाँ पे भी पैकिंग वर्ड है। पैकिंग बेटा परचेज के टाइम पे भी होता है, पैकिंग सेल्स के भी टाइम होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं जब फ्रेट है, भाड़ा है, तो हम पैकिंग परचेज के टाइम की मानते हैं इसको। फिर गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है। सेल्स है, यानी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इसमें है ही नहीं। उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स लिखा हुआ। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स का मतलब ये हो गया कि ये सामान बेचने के वक्त हमने पैकिंग करवाई। तो बेटा ये सामान बेचने के वक्त अगर आप पैकिंग करते हैं ठीक है जी, सामान बेचने के वक्त अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो वो तो पैकिंग इसमें आएगी ही नहीं भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी ना होता है। सेल्स के टाइम के जो भी खर्चे होते हैं, सेल्स के टाइम के कोई भी खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट्री पे ही जाके बॉर्डर लग जाता है बेटा, उसके बाद की बात अलग है। फैक्ट्री पे ही जाके बॉर्डर लग जाएगा आपका। जी, फॉर्मेट बनाइए और मुझे आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आप लिख देंगे, उसके बाद आपका परचेजेस आ जाएगा, फ्रेट एंड पैकिंग आ जाएगा और सेल्स आएगा और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका टोटल और बैलेंस करके मुझे बताइए बेटा कि क्या आ रहा है। कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। सर 1,85,000 का ग्रोस प्रॉफिट। 1,85,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये संडे को हम ना एक टेस्ट लेंगे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तहा के एग्जाम में भी आ रहा है, आपका एग्जाम में आ रहा था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है। तहा एक बात मुझे मैसेज करना कि क्या आपके एग्जाम में एमसीक्यूज है या फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे, वो मुझे आप बता दीजिएगा। जी, कितना बताया बेटा आपने? 1,85,000। 1,85,000। और बाकी लोग बताएं क्या आ रहा है? सब्जेक्टिव होगा, ओके ठीक है। वन लैख 85,000। तो देखिए इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, टोटल 2,20,000 है इसका। ठीक है बेटा। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेरे हिसाब से तो 45 आ रहा है। आपके हिसाब से कितना बताया आपने? यस सर, मेरा भी 45,000 ही आ रहा है। 45,000, हाँ 45 ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए इधर टोटल जो है ना, क्रेडिट साइड का टोटल जो बेटा वो 220 है। यस सर, मेरा भी 45 है, मैंने बीच में परचेज छोड़ दिया था। परचे पाप है बेटा, ऐसे काम नहीं करते। परचेज वर्चेज छोड़ दोगे तो फिर तो पूरे गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपने कर लिया इसे, वेरी गुड। आइए
अब आते हैं आगे चलते हैं, थोड़े से इसकी भी देख ले। इसमें हमने एक चीज नहीं लिखा है, वो है क्या, पैकिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने नीचे एक नोट सा आपको लिख के दे दिया कि पैकिंग एक्सपेंसेस की क्या कहानी है जी। तो पैकिंग एक्सपेंसेस जो है हमारा बेटा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने आपको बोला कि ये सेल्स के टाइम के एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग जो होती है वो कहाँ हो रही होगी, शोरूम्स वगैरह में हो रही होगी। तो सेलिंग के या ऑफिस के एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसमें लिखा हुआ है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा? यस सर। ठीक है जी। परचेजेस आएंगे? यस सर। सेल्स रिट सेल्स रिटर्न आएगा? यस सर। किस साइड आएगा? सर क्रेडिट। क्रेडिट में। क्रेडिट में। और सेल्स भी आएगा बेटा? यस सर। वेरी यस गुड। परचेज रिटर्न आएगा बच्चे? यस सर। डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा? सर क्रेडिट। डेबिट साइड। सर डेबिट परचेज साइड। रिटर्न, डेबिट और क्लोजिंग स्टोर क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड आएगा? यस सर आएगा। बेटा ये यस डायरेक्ट सर। एक्सपेंस होता है। कैरेज मतलब लाना और ले जाना। इनवर्ड बोल दिया तो सामान लाने के खर्चे, आउटवर्ड बोल दिया तो ले जाने के खर्चे, वो इनडायरेक्ट होता है अगर आउटवर्ड लिखा रहता है तो। डेप्रिसिएशन बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ध्यान रखेंगे आप। ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट जो ये किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली है नहीं, और हम डेप्रिसिएशन मान के चल रहे हैं कि ऑफिस में और क्या कहते हैं, ऑफिस में शोरूम में जो भी सामान है उस पे डेप्रिसिएशन लगाया गया है। अगर फैक्ट्री में मशीन पे डेप्रिसिएशन होता, अगर कहते कि फैक्ट्री के मशीन पे डेप्रिसिएशन है, तब तो वो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री तक का खर्च है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो ये बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। और 99% ऐसा है, 99.9% ये है कि वहां पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे वो आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन वगैरह में मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरली डेप्रिसिएशन को आपको किस में लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। तो फटाफट आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट मुझे बना के दिखाइए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए आप। मैंने तो बना रखा है, आप 2 मिनट के लिए बनाइए और मुझे बताइए। आप चाहे तो रफ बना लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आंसर बताएं मेरे को। बताइए बेटा। बनाया बच्चे? यस सर, बस टोटल कर रहा हूँ। जी। डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक आ रहा था। अगर मैं रफ में निकालना चाहूंगा तो बता दूंगा कि डेबिट साइड में तो आपका ये था, डेबिट साइड का ही पार्ट था ये आपका डेबिट साइड था। परचेजेस भी आपके डेबिट साइड का पार्ट है, और सेल्स जो है आपका क्रेडिट साइड था। सेल्स रिटर्न इसी में से माइनस हो रहा था। परचेज रिटर्न माइनस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिख देना है आपने। कैरेज इनवर्ड ये डेबिट साइड आएगा बेटा आपका ये जी। तो हाँ बेटा, आंसर भेजिए आप भी, क्या आ रहा है आपका आंसर?
सर मेरा 23,900 आ रहा है। 23,900 आ रहा है आपका। जी जितना आपका 23,900 आ रहा है आपका ना। ठीक। कहीं मिस्टेक किया आपने बेटा? चेतना कितना है बेटा आपका? सर 19,100। 19,000 आ गया आपका। चलिए ये देखिए यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो गई है। ओपनिंग स्टॉक तो आपने देखिए ऊपर, ओपनिंग स्टॉक जो था 23,000 वही है। अच्छा जी, परचेजेस 29 था, 29 है। परचेज रिटर्न आपका कितना था बेटा? 2400। यस सर। ठीक है जी। सेल्स आपके 25,400 है, और इसमें से 500 आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो 24,900 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चे वो है 47,700, और कैरेज इनवर्ड 100 रुपीज है। डेप्रिसिएशन तो आपको लिखना ही नहीं था, तो टोटल आ रहा है बेटा 72,000, क्योंकि 7 4 11 2 9 7 16 6 और एक ये 7 5 12 2 4 2 6 7। ठीक है जी, इधर का भी टोटल हमारा यही आया, उसमें से माइनस कर दिया हमने, 22 आया। क्या मिस्टेक कहाँ पे हो गई आप लोगों से? 72,600 माइनस में 23,000, मैं भी चेक कर लूँ एक बार। 266,000 यस सर मेरा भी यही आ गया। कहाँ मिस्टेक किया भाई? सर कैलकुलेशन में हुई होगी, डिजिट्स तो मैंने सेम लिखी थी। डिजिट सेम है, कैलकुलेशन मिस्टेक। जितना आपका तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था बच्ची। चलते हैं आगे। हाँ? यस सर। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए डेप्रिसिएशन हमने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त कुछ चीज़ों को। तो फटाफट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक बार बनाइए तो ज़रा बेटा। इसमें एक चीज़ बिल्कुल अलग है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, तो वो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होना है यहाँ पे। यहाँ पे ना जो स्टॉक है बेटा, उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या इसे आप मार्केट वैल्यू कह लीजिए, ये दे रखा है 1,20,000। और आपका एक ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपके पास एक और है, मतलब एक और दो स्टॉक है आपके पास। एक स्टॉक 31 मार्च 2019 को 1,30,000 का दिख रहा है, और सेम डेट पे वही मार्केट में जो उसकी वैल्यू है ना, वो 1,20,000 रुपए देख रहा है। तो ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, इसका यूज करके बनाना है। दूसरा इसमें जो कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर सकता है वो है कैरेज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखेंगे जो रिटर्न इनवर्ड है बेटा, ये सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और कैरेज इनवर्ड जो है ये आपका एक्सपेंस है। ये कौन सा एक्सपेंस है बेटा? ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ये भी बच्चे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं और रिटर्न इनवर्ड को जाके सीधा माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएगा, सेल्स भी आएगा। ठीक है जी। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं बेटा परचेज रिटर्न को। किसको कहते हैं? परचेज रिटर्न को कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वेजेस एंड सैलरी जो है आपका, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसे बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया जी 40,000। परचेजेस हमारा है 4,00,000 रुपए का, और परचेज रिटर्न में से हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, जिसे हमने रिटर्न आउटवर्ड कहा था, 80,000। बना रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, आप लोग भी बनाइए।
जी। तो हमारे पास आप देखेंगे कि हमने ओपनिंग स्टॉक वहीं से 40,000 ले लिया बेटा। उसके बाद हमारे पास 4 लाख है, ये हमने लिया, इसको माइनस किया, हमारे पास 3,20,000 रुपए आ गए। ओके सर, उसके बाद आप आ जाएँ तो कैरेज इनवर्ड हम लिख रहे हैं। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस था और वेजेस एंड सैलरी भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी हमने लिख लिया। तो इस तरह डेबिट साइड तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया जी, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब आते हैं क्रेडिट साइड की बारी जब आएगी, तो क्रेडिट साइड में बेटा सेल्स है और सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को हमने किस नाम से यहाँ पे जान रहे हैं, नाम याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न है, उसको माइनस करने के बाद आप देखिए 360 बच जाता है। इधर 4 में से 80 के 320 और क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू थी। 2 वैल्यू 1 लाख है, 1,20,000 है। तो आप ये देखिए, मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक हम वो लिखेंगे जो व्हिच एवर इज लोअर वाली सिचुएशन में आता है, जो कम होगा। तो यहाँ पे कम थी वैल्यू, वो 1,20 थी, जो मार्केट वैल्यू थी ना बेटा वो कम थी। हमें कभी ये नहीं देखना कि मार्केट देख रहे हैं या बुक वैल्यू लिख रहे हैं, हम कोई सा भी लिखेंगे लेकिन होना चाहिए वो वैल्यू कम। ठीक है, दोनों में से जो कम की वैल्यू होगी वो लिखेंगे। बताइए, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक की 1,20 है, 120। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। ब्लड दिख रहा है। एक मिनट। अभी दिख रहा है आपको? यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू गिवन थी। वो 2 वैल्यू जो है, एक तो आपका 1,30,000 का दे रखा है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, और एक जो है क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,20,000 का है। तो वो वैल्यू हम लिख रहे हैं जो विच एवर इज लोअर वाली सिचुएशन में फिट बैठ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा आप लोगों को? टोटल जो क्रेडिट साइड टोटल है बेटा वो 4,80,000 है। सर 50,000 आ रहा है। 50,000 आ रहा है आपका। ये सर मेरा भी 50,000। अच्छा, आपका भी 50,000 आ रहा है, ठीक। चलिए, ये लीजिए, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट का 50,000, बिल्कुल सही आया आपका भी। चलिए बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था बेटा, हमने जो भी आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो वैल्यू है ना आपका ओपनिंग स्टॉक, ये जो परचेजेस है या कैरेज इनवर्ड है या वेजेस है, इन सबको अगर आप ऐड कर देते हो, ये सारी वैल्यू को अगर आप ऐड कर देते हो, यहाँ तक लेते हैं, ये सारी वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो बेटा ये सामान की कीमत है। एक सामान जैसे आपके पास ना 10,000 का पड़ा हुआ था बेटा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 40,000 का सामान हमारे पास था और मैं 3,20,000 का खरीद के लेकर आया, 3,20,000 का लाया, तो टोटल जो वैल्यू मेरे पास हो गई 3,60,000 का सामान हो गया। फिर उस पे मैंने खर्च किए लाने में 70,000, तो टोटल ये वैल्यू है मेरी, जो सामान मेरे पे अवेलेबल है उसमें से हमने क्या करा है, उसमें से हमने इसको सेल किया है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर ये बच गया हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, टोटल मेरे पे अवेलेबल कितना था बेटा, टोटल ये अवेलेबल है हमारे पास, इतने रुपए का सामान अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इतने का सामान क्या है बेटा, अवेलेबल है, इतने का सामान अवेलेबल है। तो अवेलेबल है कितना है, ओपनिंग पहले से इतने का था, मैं इतना खरीद के लेकर आया 3,20 और 70,000 रुपए उस पर खर्च किए लाने में। तो 40 और 3,20 और 60 हो गए, 3,60,000 रुपए, और 70,000 और कर देते हैं तो ये हो जाता है 360 और 70 कितना हो रहा है, 4,30,000।
बताइए बेटा। यस सर। हाँ, तो टोटल जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो 4,30,000 का है। उसमें से मैंने कितने का सामान बेच दिया, कितने का सामान बेच दिया, मुझे ये जानना है। देखो टोटल मेरे पास सामान है 4,30,000 का टोटल सामान है मेरे पास। उसमें मैंने 1,20,000 अपने पास बचा लिया है, बाकी मैंने सेल कर दिया। तो 1,20 बचा लिया, यानी 2 3 1 और 4 में से 1 3, यानी 3,10,000 का सामान मैं बेच चुका हूं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये समझ में आ गया तो बात समझ में आ जाएगी पूरी। बोलिए बेटा। सर जितना सामान हमने सेल किया वो तो हम सेल्स वाले में नहीं देखेंगे? नहीं 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 नहीं, मैंने कितने रुपए में बेचा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। ओके सर। ठीक सर है, कितने का प्रॉफिट। सामान बेचा वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस सर, समझ गया। ठीक है, देखिए मेरे पास ना पहले से सामान जो पड़ा हुआ था, मैं इसको ना एक मिनट रुक जाए, मैं इसका ना कलर चेंज कर दूं इसका। जी, ये ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास सामान था 40,000 का, ये मैं खरीद कर लाया 3,20 का, और उसे लाने में ये खर्चे की। तो टोटल सामान जो मेरे पास दुकान में पड़ा हुआ है वो टोटल पड़ा हुआ है बेटा 4,30,000 रुपए का सामान। अब उसमें से मैंने अपने पास बचा लिया, कितने का बचा लिया बेटा? 1,20,000 का। तो इसका मतलब इतने का सामान आपने बेच दिया होगा। अब बताइए मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चेतना आपको समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। अब मुझे बात बताइए, जो सामान 3,10,000 का मैंने अब तक सेल कर चुका हूं, उसको एक्चुअल में बेचा कितने में है? 3,60,000 रुपए में मैंने बेचा है। समझ पा रहे हैं? यस सर। ये है सेल वैल्यू उसकी, और ये उसकी कीमत है, ये कॉस्ट है। जो सामान मैंने बेचा उसकी कॉस्ट है बेटा ये, और ये सेल वैल्यू है। तो अब डायरेक्ट अगर कॉस्ट में से सेल को मैं माइनस करना चाहूं, इन दोनों को अगर आप सही से देखो, तो 360 माइनस का 310 कितना हो गया? 50,000। वही तो आंसर आया हमारा। क्लियर है? ये जो 3,60,000 में आपने 3,10,000 का सामान बेच दोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा आपको? ये प्रॉफिट हो गया आपको 50,000 का। तो बेटा इसको, जो ये वैल्यू हमने निकाली है ना 4,30,000, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या किया इसके लिए? जो भी डेबिट साइड आता है, ये डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आ रही हैं सबको हमने क्या करा? ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, तो निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितने रुपए का सामान आप बेचे हो उसकी कीमत क्या है। जो टोटल सामान आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी, गुड्स जो सोल्ड हो चुका बेटा उसकी कीमत क्या है, ये हमें मालूम करना है। अब तो कैसे मालूम करेंगे? डेबिट की सारी चीजों को हम ऐड कर देंगे। आप देखो डेबिट में क्या क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक आता था, नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न हमने माइनस वाले ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता था, ये सब चीजों को हमने ऐड करा, और जो लास्ट में हमारे पास स्टॉक बच गया उसको माइनस कर दिया, तो मालूम चल गया कितने का सामान हम बेच चुके हैं। ये बात बताइए, क्लियर है ये फॉर्मूला? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आता है। बताइए क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बच्चे ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा। अब क्या होता है, एक एक और वैल्यू मैं आपको सिखाना चाहूंगा, उसे कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस। क्या कहते हैं? एडजस्टेड परचेजेस। तो एडजस्टेड परचेजेस क्या है? एडजस्टेड परचेज कहते हैं बेटा इसको, एक मिनट, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड परचेज आपको दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि उसमें ये तीन चीजें ऐड हो चुकी हैं। कौन कौन सी तीन चीजें सर? ये ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, और कौन सी तीसरी चीज क्या है बेटा? तीसरी चीज है क्लोजिंग स्टॉक। उसके अंदर पहले से एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्वेश्चन ने कर रखा है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो नेट परचेजेस अगर आपसे बोला जाए, एडजस्टेड परचेजेस बोला जाए, तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? ध्यान रखेंगे, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जी। इसे नोट कर लीजिए बेटा इस फॉर्मूले को प्लीज, और ये काफी क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, हम लोग करेंगे भी। जी बेटा,
तो हमने दो फॉर्मूले देख लिए, एक देख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद करने का तरीका ये है कि डेबिट में जो जो चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक आती हैं, ये भी डेबिट साइड आती थी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट साइड आता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का, सब माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाता है कॉस्ट क्या था जिसको सेल किया। और एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आप ये मान के चलेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज ये दोनों ऐड हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो किसी क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो उसका आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, आप ये ध्यान दीजिए। ये देखिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वही है। पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था तो बेटा यहाँ पे लिखा था ओपनिंग स्टॉक, हमने यहाँ पे ओपनिंग ही लिखा था ना। इस बार ओपनिंग इसी के अंदर ऐड है बेटा, इसी के अंदर नेट परचेज भी ऐड है ऑलरेडी, और इसी में से क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो चुका है। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये ध्यान रखेंगे, ना ओपनिंग लिखेंगे, ना नेट परचेज लिखेंगे, ना क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, ऐड कर रखा है। तो कैसे बनेगा? एडजस्टेड परचेज और डेबिट साइड में एक एक्सपेंस आएगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न। बेटा इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, इसमें नेट परचेजेस भी नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर ये तीनों वैल्यूज की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। बताइए, ये बात समझ में आई आपको? बोलिए बेटा। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपके स्क्रीन पे, फटाफट इसे नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट करिएगा, लेकिन इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बता दीजिएगा जब आप कर चुके हो, नोट कर चुके हो तो बताइएगा बेटा। इसमें इसमें और पुराने वाले ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है? पुराने वाले में हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे बेटा, हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहीं पे हम लोग परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न लिखते थे। ये तीन चीजें हट गई हैं। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो आपको इन तीनों में से कोई भी वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, बताइए सर। सर 1 सेकंड। सर डन। ठीक है, बाकी सर लोगों ने डन। भी? जी बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो अब इसके ऊपर हमारा बनता है कि सर हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएं जरा। तो आइए, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सामने रखा है बेटा, ठीक है जी। इसमें आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। क्या मांग रहे हैं वो? आपसे बोल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। हमें जो पहला तरीका था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो इसमें ओपनिंग नहीं है। इसमें क्या गिवन है बेटा? आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है। इसमें आपके पास सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न है, फ्रेट एंड पैकिंग है, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है। इससे आप खुद ही ध्यान रखिएगा कि बेटा सेल के खर्चे हैं, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आपको पता होगा, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ दोबारा कि ये आपके लिए क्या हो जाता है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन बेटा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी आपके लिए क्या हो जाता है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर है? डेप्रिसिएशन भी आपके लिए क्या हो जाता है बेटा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है डेप्रिसिएशन भी। ठीक है, तो फटाफट मुझे आप बना के दिखा सकते हैं क्या? यस सर। बनाइए तो बेटा, जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया बस उसी का यूज करना है। फैक्ट्री एक्सपेंस तो आपका ये ईमानदारी से बता रहा है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री के खर्चे हैं, आपको एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, बता दिया इन्होंने। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, देखता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप कितनी समझदारी दिखाते हैं बनाते वक्त। जी बनाइए बच्चे।
ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट आप लोग मुझे बना के दिखाइए, और तहा प्लीज आप भी आंसर सेंड करा करो बच्चे, मैसेज कर दिया करो मुझे। एडजस्टेड परचेज है तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि एडजस्टेड परचेज अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऑलरेडी सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। जी सर, एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि इसी के अंदर हमारा ओपनिंग है, इसी में हमारे पास नेट परचेजेस भी है, और इसी में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। सर तो जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसको लिखना है ना? आप बताइए दिमाग क्या कह रहा है आपका। मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, पीछे देखिए फॉर्मेट हमारा, इसमें बताइए कहीं पे है क्लोजिंग स्टॉक? नो सर। नहीं है ना, कहीं पे परचेजेस है नो सर। और ना ही ओपनिंग स्टॉक है। तो बेटा जब एडजस्टेड परचेज है उसके अंदर ऑलरेडी हम तीनों चीजों को ले चुके हैं, इसी के अंदर तीनों चीजें हैं, तो लिखने की क्या जरूरत है। ओके सर। वैसे भी तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड जाके इसे टोटल में से माइनस ही तो होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है माइनस। बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, वो बताएं मुझे। ये तो आंसर हम यहाँ पे एक वैसे रफ ले लेते हैं। डेबिट साइड में एक 15 लाख रुपए आ गए, और 15,000 रुपये आएगा एक, और पैकिंग नहीं आएगा बेटा, उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का है 60,000 रुपये, तो 60,000 ही आ गए बस। इधर से सेल्स है हमारा 21 लाख। 1000 का ग्रोस लॉस। ग्रॉस लॉस आ रहा है बच्चे, ये 40,000 इसका है, तो ये आप माइनस कर दिया सेल्स में से, ये आ गया 21 लाख रुपए। इधर 21 लाख है, 15 लाख, और ये 15,000 है, 60 75, 15,75,000 इधर। सर फ्रेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? एक मिनट, चेतना क्या बोला बेटा आपने? सर, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बेटा, ये 21 लाख रुपए है ना, उसमें से तो ये वैल्यू कम ही है ना। अच्छा, क्या बताया आपने स्पर्श? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये फ्रेट एंड पैकिंग कहाँ जाएगा? वो कब का टाइम क्या दिया हुआ है, कुछ बोला नहीं ना, तो फ्रेट तो भाड़ा होता है बेटा, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। यस सर। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है, ये मैंने एक रफ में आपको बना के यहीं पे रख दिया ऐसे करके कि ये देखिए डेबिट साइड में ये 3 चीजें आ रही हैं, क्रेडिट साइड में ये एक चीज आ रही है। चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आया आपका, आप बताइएगा यही आ रहा है कि नहीं। ट्रेडिंग है, और ध्यान रखेंगे जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो फॉर द ईयर आपको लिखना है, और फॉर द ईयर के बाद डेट डाल दिया आपने। एडजस्टेड परचेज है वो मैंने लिख दिया, फ्रेट एंड पैकिंग है लिख दिया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो भी हमने लिख दिया, 3 चीजें हमने इधर लिख दी। और इधर था बेटा हमारा सेल्स, और माइनस किया सेल्स रिटर्न किया, तो 21 लाख रुपया आ गया। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे लाइन है, वो जो कि मैंने लाइन नहीं खींची है, आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो ये 21 लाख रुपए आपका टोटल है, इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका 525 आया। क्या यही आया आपका, आप सभी लोगों का? सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये लीजिए सर। सर इसमें डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक साथ दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ये आप देखो ना कॉमा लगा हुआ है, एक साथ कैसे है?
ओके डेप्रिसिएशन अलग है, फैक्ट्री का एक्सपेंस अलग है, ये दोनों अलग अलग है बच्चे। ये सेम है आंसर। ठीक है, तो 21 लाख में से हमने माइनस करा 15,75,000 ना, 5,25,000 यस सर। ये आ गया। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। ठीक है जी, इसमें भी आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कैलकुलेट जी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बेटा। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाइए तो जरा क्या आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का तरीका वही मैंने आपको बताया, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, दो तरीके से निकल सकता है वैसे तो, एक तो फॉर्मूले बेस निकलता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ही आप बना के दिखाएं मुझे। इसमें भी देखिए क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, वेजेस है आपके पास, सैलरी भी है, सेल्स भी है, और आपके सामने एडजस्टेड परचेज भी है। जी, बताइए मुझे, जहां आपको प्रॉब्लम लगे वो मुझे आप बताइएगा। सर 98,000 का ग्रोस प्रॉफिट। 98,000 का। यस सर। कैसे कैसे आपने लिखा ये बताइए मुझे जरा। क्लोजिंग स्टॉक लिखा उसमें? नो सर। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा आपने। और वेजेस? यस सर। तो ये आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, वेजेस लिख दिया आपने। सैलरी? नो सर। ठीक है, और सेल्स? यस सर। सैलरी क्यों नहीं लिखा बेटा हमने? सर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा हमने? सर क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में हो गया, सब्ट्रैक्ट हो हाँ, गया। ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, कितना आंसर आया आपका? सर 98,000। 98,000, कुछ ऐसे ही आया। यस सर। ठीक है, तो ये आपने एडजस्टेड परचेज लिख रखा है, ये आपका वेजेस आ गया, और इस साइड से आपका सेल्स आ गया। क्लोजिंग स्टॉक जो कि जनरली यहाँ आया आता था, तो ये हमने नहीं लिखा है बेटा क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी हो चुका है, और बैलेंसिंग फिगर है हमारा ये 98,000। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये क्या है कि मैं एक चीज और पीछे चलता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, इस वाले पॉइंट पे आते हैं जरा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको करें। जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन है, ये सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ये। ठीक है, और इसमें से हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रहा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूले में क्या था,
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। जी बेटा, तो मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है? बताइए जरा। जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है बेटा, उसमें ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास? सर 23,000। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 23,000। ठीक है जी, ये लीजिए, ये आया जी हमारे पास 23,000। और उसके बाद है नेट परचेजेस। तो बेटा नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न हमने माइनस कर रखा हो, तो उसके बाद अगर आप वैल्यू को देखेंगे, परचेजेस था हमारे पास 29,000 का और परचेजेस रिटर्न है हमारे पास 2400 का। उसको माइनस करने के बाद अगर आप देखते हैं तो 26,600 आएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड है बस 100 रुपीज का। उसके बाद आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर? 47,700। बताइए बच्चे, ये क्या सही चल रहा है? यस सर। अब इसको आप टोटल करके चेक कर लीजिए। 23,000 प्लस 26,600 प्लस सर 100 2000। माइनस 47,700। तो ये आया बेटा, कॉस्ट कितनी आ गई? 2000 की कॉस्ट आ गई सिर्फ। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 2000 की। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये कॉस्ट है और मैंने आपको सेल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। सेल वैल्यू यहाँ पे है बेटा 24,900 रुपए की, ये सेल वैल्यू। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए आप, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, तो क्या होगा बच्चे? ये जो सेल्स है, या आप इसको सेल की जगह आप सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं सॉरी, नेट सेल्स भी कह सकते हैं सेल्स को, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कर रखा था सेल्स रिटर्न को। नेट सेल्स तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये है हमारा नेट सेल्स। तो बेटा नेट सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितना है सर? 24,900। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर? 2,000। प्रॉफिट कितना है सर? 22,900। एक बार आप चेक कीजिए, क्या यही आया था प्रॉफिट हमारा? ये सही है। यस सर। यही है ना? तो देखिए, बिना ट्रेडिंग अकाउंट के भी आप पता कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो लेकिन उसका प्रोसेस ये है, पहले आपको कॉस्ट निकालना होगा, फिर आप नेट सेल्स निकालोगे और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गई बात? यस सर।
तो बेटा आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं। मैंने आपको बोला कि संडे का जो है आपको टेस्ट मिल जाएगा, किस चीज का होगा वो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। क्लियर? तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इस दौरान अगर कोई क्लास होती है अकाउंट्स की तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट मतलब इसका जो P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, हम सोच रहे हैं कि एक बीच में संडे तक एक और क्लास हो जाए हमारी, मतलब बीच में तो होती है, उसके बाद एक और हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चे। बाय सर। बाय सर। बाय।